गुड आफ्टरनून। आज हम लोग पेलाइनोलॉजी का जो एप्लीकेशन है टैक्सोनॉमी में, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और उसके पहले कल के लेक्चर में एक छोटा सा पार्ट रह गया था कि जो डिफरेंट टाइप के अपर्चर्स होते हैं, पॉलन अपर्चर्स, उनका पोजीशन पॉलन सरफेस पे कितने पॉसिबल पोजीशन हो सकते हैं और उन पोजीशंस को किस टेक्निकल टर्म्स के आधार पर जाना जाता है। यहां पर हमने एक चार्ट बनाया है और इस चार्ट पे हम 3 हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे। इन तीनों हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या है? P का मतलब है प्रॉक्सिमल पोल, E का मतलब है इक्वेटर और D का मतलब है डिस्टल पोल। तो पॉलन ग्रेन में पोलैरिटी होती है और पोलर लाइन पे एक पोल प्रॉक्सिमल पोल होता है जो कि पॉलन टेट्राएड्स के सेंटर की तरफ होता है और दूसरा पोल डिस्टल पोल होता है जो पॉलन टेट्राएड्स के बाहर की तरफ होता है। और पोलर लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन जाती है हॉरिजॉन्टल, वो होती है इक्वेटोरियल लाइन। तो हम लोग देख सकते हैं कितने प्रकार के पोजीशंस हो सकते हैं। सबसे पहले हम आते हैं यहां पर, यह इलॉन्गेटेड अपर्चर है, नैरो इलॉन्गेटेड अपर्चर, और इसका लोकेशन कहां पे है? प्रॉक्सिमल। तो इसको बोला जाएगा मोनोलीट। यदि इलॉन्गेटेड अपर्चर प्रॉक्सिमल पोल पे हो तो उस पोजीशन को क्या बोला जाएगा? मोनोलीट। यह इलॉन्गेटेड अपर्चर, यह सर्कुलर नहीं है, आप लोग ड्रॉ करिएगा तो इसे ध्यान रखिएगा, इलॉन्गेटेड। यदि यही इलॉन्गेटेड अपर्चर किस पोल पे है? डिस्टल पोल, तो इसको बोला जाता है संकेत। और यदि यही इलॉन्गेटेड अपर्चर इक्वेटर पे है तो इसको बोला जाता है कॉन्केव। तो हम देख सकते हैं इलॉन्गेटेड अपर्चर का पोजीशन तीन पोजीशन है। प्रॉक्सिमल पोल पर तो क्या बोलेंगे? मोनोलीट। डिस्टल पोल पे तो क्या बोलेंगे? सल्केट। और इक्वेटर पर है तो क्या बोलेंगे? कॉल्पेट पोजीशन। उसी तरीके से सर्कुलर अपर्चर को देखा जाए तो इसके भी 3 पोजीशन है। यदि प्रॉक्सिमल पोल पे है तो इसको बोलेंगे हम हाइलेट। यदि यही सर्कुलर अपर्चर डिस्टल पोल पे है तो इसको बोलेंगे साइलेट। साइलेट होगा साइलेट। और यदि इक्वेटर पर है तो इसको बोलेंगे पोरेट। दो तरीके का पोजीशन अपर्चर का और हो सकता है। यदि अपर्चर की संख्या ढेर सारा और उनका पोजीशन पूरे सरफेस के ऊपर हो, पूरे पॉलन सरफेस के ऊपर, ऐसा नहीं कि केवल इक्वेटर पे या प्रॉक्सिमल या डिस्टल पोल पे। तो if the aperture are elongated aperture and they are distributed all over the surface of the pollen grains, then they are called as rugate. Or similar condition, if there are a number of circular aperture and they are distributed all over the surface of pollen grain, they are called forate. So these are the different positions of aperture over the surface of pollen grain
अकॉर्डिंग टू द अर्टमान 1952। तो यह टर्मिनोलॉजी आप लोगों को याद रखनी होगी, पोजीशन को जो डिमार्केट करता है। मोनोलिथ, सल्केट, कॉल्पेट, यह इलांगेटेड अपर्चर के पोजीशन, प्रॉक्सिमल पोल, डिस्टल पोल और इक्वेटर। हाइलेट, साइलेट, कोरेट, ये सर्कुलर अपर्चर का पोजीशन, प्रॉक्सिमल पोल, डिस्टल पोल और इक्वेटर। ढेर सारे अपर्चर इलांगेटेड हो, पूरे पालन के सतह पे हो तो होंगे, ढेर सारे सर्कुलर अपर्चर पूरे पालन के सतह पे हो तो कोरेट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे बहुत सारे हैं जो लोअर की सरफेस पे, तो वो किस पोल पर है, सेम नेम रहेगा, चाहे डिस्टल पे हो चाहे नहीं समझा सर। जैसे रूट गेट हमने नाम लिया, तो जैसे ये आपका नीचे वाले प्रॉक्सिमल पोल पे है, तो डिस्टल पोल पे सेम नाम ही रहेगा, मतलब उसमें कोई नहीं, नाम बदल जाएगा, पोजीशन बदलने से नाम बदल जाएगा। नहीं, ये रूट गेट वाले यहाँ पे पूरे सतह पे ये वाला कंडीशन तभी पॉसिबल है जब ढेर सारे अपर्चर और उनका कोई स्पेसिफिक पोजीशन नहीं है कि वो पोल्स पे या इक्वेटर पे हो, वो पोल और इक्वेटर के अलावा बाकी एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द सरफेस, तो उसको बोलते हैं रूगेट और कोरेट। इसको इरेज करते हैं। तो हम लोग पॉलन वॉल के फीचर, एक्साइन का स्ट्रेटिफिकेशन, एक्साइन की स्कल्पचरिंग, अपर्चर का शेप, अपर्चर का नंबर और अपर्चर का पोजीशन, डिफरेंट पोजीशन ओवर द पॉलन सरफेस को स्टडी की। अब फेलाइनोलॉजी का क्या एप्लीकेशन है टैक्सोनॉमी में, उसको हम लोग देखते हैं। पॉलन का जो मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन है, मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन जो वेरिएशन अभी हमने पढ़ा, उसमें वॉल फीचर, स्कल्पचरिंग, अपर्चर के डिफरेंट पोजीशन, उसके से ये सब पॉलन मॉर्फोलॉजी है, इसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स है। यदि पॉलन मॉर्फोलॉजी को हम ध्यान में रखें और टेक्सान को क्लासिफाई करें तो दो तरीके के टेक्सान पॉलन मॉर्फोलॉजी के ऊपर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक है यूनिपेलाइनस और दूसरा है यूरिपेलाइनस। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? यूनि का मतलब होता है वन। ऐसे टेक्सान, टेक्सान का मतलब क्या होता है? टेक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ अ पर्टिकुलर रैंक, और वह टेक्सोनॉमिक ग्रुप लोअर रैंक का होगा तो स्पीसीज, उससे हायर रैंक है तो जीनस, उससे हायर रैंक है तो फैमिली, उससे हायर रैंक है तो ऑर्डर। तो इस तरीके से टेक्सान का रैंक बढ़ता है। तो टेक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ अ पर्टिकुलर रैंक इज कॉल्ड टेक्सान। तो यूनिपोलर टेक्सान का मतलब क्या है? ऐसे टेक्सान जिसमें पॉलन का जो फीचर है वह कांस्टेंट, वेरिएबल ना हो। Those taxa in which the pollen grains are constant and distinct are called unipollinous taxa. तो यहां पर pollen grains are constant, constant type किस सेंस में? Morphologically, there is very little variation. There is no or very little variation
amongst the following. तो ऐसे टैक्सान के पॉलेंस में ज्यादा विविधता नहीं होगी, वेरिएशंस नहीं होगा, और उस टैक्सान के अंदर जितने भी स्पीसीज होंगी उनमें पॉलन ग्रेन मोर और लेस एक जैसा ही होगा मॉर्फोलॉजिकली, और वेरिएशन होंगे भी तो बहुत थोड़े होंगे या तो बिल्कुल नहीं होंगे। तो ऐसे टैक्सान को बोलते हैं हम यूनिपेलाइनस टैक्सान। उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल गिवन मालवेसी। मालवेसी में एक्साइन स्कल्पचरिंग देखी जाए तो मालवेसी एक फैमिली है, और मालवेसी फैमिली के जितने भी पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनमें एक्साइन की जो स्कल्पचरिंग होती है वह इकाई टाइप की होती है। इकाई स्कल्पचरिंग कैसी है? स्पाइनी। जैसे धतूरे का फल नहीं होता है, लास्ट में बताया था, धतूरे का फल, उसके ऊपर स्पाइक्स होते हैं ऑल ओवर द सरफेस। जैसे कोरोना वायरस के ऊपर स्पाइक्स होती हैं ऑल ओवर द सरफेस, उसी तरीके से इनके पॉलन ग्रेन का जो आउटर सरफेस है एक्साइन का वह स्पाइनी होता है। तो ऐसे स्कल्पचरिंग को हम क्या बोलते हैं? टेक्निकल टर्म क्या दिया? इकाई नहीं। कल बताया था, आप लोग देखिएगा, इकाई नहीं या स्पाइनी स्कल्पचरिंग। तो मालवेसी का कोई भी पौधा हो सकता है उसका पॉलन का साइज किसी का छोटा हो, किसी का बड़ा हो सकता है अपर्चर किसी में सर्कुलर हो, किसी में इलोंगेटेड हो, लेकिन जब स्कल्पचरिंग की बात आएगी तो सारे मालवेसी के प्लांट के पॉलन में स्कल्पचरिंग कैसी होगी? इकाई नहीं होगी। तो जो मालवेसी टैक्सान, मालवेसी किस लेवल का टैक्सान है? फैमिली लेवल, और इस फैमिली में ढेर सारे जनरल और स्पीसीज हैं, और इन जनरल और स्पीसीज में पॉलन टाइप की स्कल्पचरिंग देखी जाए, पॉलन की स्कल्पचरिंग देखी जाए तो वह वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? कांस्टेंट। उसमें वेरिएशन नहीं है कि अलग जनरा होगा तो दूसरे तरीके की स्कल्पचरिंग होगी, दूसरा स्पीसीज होगा तो तीसरे तरीके की स्कल्पचरिंग होगी, ऐसी नहीं है। उस फैमिली के सारे जनरल और स्पीसीज में स्कल्पचरिंग इकाई टाइप की होती है। तो हम कहेंगे मालवेसी इज अ यूनिपेलाइनस टैक्सान। क्लियर है? यदि हम बात करें यूनिपेलाइनस, तो पॉलन ग्रेन्स आर वेरिएबल टाइप, वेरिएबल टाइप, that is they vary amongst different species of the taxon. इसका जस्ट अपोजिट, ऐसे टैक्सन जिसमें पॉलन ग्रेन की मॉर्फोलॉजी जो होती है वह वेरिएबल टाइप की होती है, कांस्टेंट टाइप की नहीं होती, वेरी करता है। एक स्पीसीज से जाएंगे दूसरे में वेरी करेगा, दूसरे से जाएंगे तीसरे में वेरी करेगा, वो कांस्टेंट नहीं। तो ऐसे टैक्सन को हम क्या बोलेंगे? यूनिपेलाइनस टैक्सन। उदाहरण के तौर पे फाइकोलाइकेस, यहां पे और भी फैमिलीज हैं, लेकिन हम एक एक फैमिली का उदाहरण दे रहे हैं। फाइकोलाइकेस
फाइटोलैकेसी के दो जनरा, फाइटोलैका और रिवीनिया, फाइटोलैका और रिवीनिया दो जनरा, और दोनों में हम अपर्चर का से और डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो अलग अलग, एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, फाइटोलैका भी और रिवीनिया भी। लेकिन यहां पर देखो पॉलन का अपर्चर कैसा है, इलोंगेट, और उनका पोजीशन कहां पे है, इक्वेटर पे। तो उसको क्या नाम दिया जाएगा, कॉल्पेट, कॉल्पेट। और इनकी संख्या 3 है, तो हम क्या बोलेंगे, ट्राइकॉल्पेट। ठीक। रिवीनिया में सर्कुलर अपर्चर, फोरेट, और पूरे सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उनको हम फोरेट कह सकते हैं, फोरेट। या हम एक नाम और दे सकते हैं, पैंटोफोरेट, पैंटोफोरेट या फोरेट, पैंटोफोरेट या फोरेट। ऑल ओवर सरफेस पे जब डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उनके लिए टर्म जो यूज किया जाता है पैंटो, पैंटो भी टर्म यूज किया जाता है, प्रीफिक्स पैंटोफोरेट। फोरेट क्या है, पैंटो लग गया, इसका मतलब उनका ग्लोबल पोजीशन है। ग्लोबल मतलब पूरे पॉलन का, पॉलन एक सर्कुलर स्ट्रक्चर से अर्थ एक ग्लोब होता है, ग्लोब के रूप में, तो पूरे ग्लोब पे, पॉलन के पूरे ग्लोब पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उनके लिए पैंटो शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो पैंटोफोरेट या फोरेट दोनों हम कह सकते हैं। तो देखो फैमिली एक, जनरा 2, और दोनों जनरा में पॉलन ग्रेन में अपर्चर का शेप और नंबर और पोजीशन अलग अलग। मोस्ट ऑफ फैमिलीज आर यूनिपैरेंटल, दोनों तरीके की फैमिली पाई जाती है। मोस्ट ऑफ टैक्सॉन जो है कैसे, मैं बता तो रहे हैं, टैक्सॉन की बात होती है, यदि फैमिली लेवल की बात करें तो कुछ फैमिली हैं जो यूनिपोलैरिस आएंगे, और यदि हम नाम एग्जांपल दें, ये मालवेसी का एग्जांपल है पॉलन ग्रेन, लेकिन और भी हैं, इसमें है पोएसी, क्रूसीफेरी, एस्लीपिएडेसी, ये सब यूनिपोलैरिस टैक्सॉन है। हम यहां पे बात करें तो फाइटोलैकेसी को हमने लिखा, इसके अलावा एस्टरेसी, रूबिएसी, यूफॉर्बिएसी, ये कुछ यूनिपोलैरिस टैक्सॉन के नाम हैं। तो दोनों तरीके के मिलते हैं। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, ये चीज समझ आया, यूनिपोलैरिस और यूनिपोलैरिस। यूनिपोलैरिस का मतलब क्या होगा, पॉलन ग्रेन कांस्टेंट टाइप का, वेरिएशन या तो बहुत कम या बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। यूनिपोलैरिस का मतलब पॉलन की मॉर्फोलॉजी वेरिएबल टाइप की होगी, बहुत सारी विविधताएं होंगी उस टैक्सॉन के डिफरेंट इंडिविजुअल के पॉलन में, तो वह यूनिपोलैरिस। या हम कह सकते हैं कि जो वेरिएशन है वो ब्रॉड रेंज का है। यूनिपोलैरिस में वेरिएशन कैसा है, ब्रॉड रेंज का है, और यूनिपोलैरिस में वेरिएशन कैसा है, नैरो रेंज का है। यूनिपोलैरिस को एक टर्म और दिया जाता है स्टीनोपोलैरिस, स्टीनो, सिनोनिमस टर्म है स्टीनोपोलैरिस। और आप लोग स्टीनो और यूरी, ये दो शब्द ऐसे आते हैं, स्टीनो का मतलब होता है नैरो रेंज, लैटिन भाषा का शब्द है। स्टीनो का मतलब होता है नैरो रेंज, और यूरी का मतलब होता है ब्रॉड रेंज। जैसे आप बैक्टीरिया के रेफरेंस में देखा जाए तो हम कुछ बैक्टीरिया होते हैं उनको बोलते हैं स्टीनोथर्मल, और कुछ होती है यूरीथर्मल। तो स्टीनोथर्मल और यूरीथर्मल का तात्पर्य क्या है, ब्रॉड टेम्परेचर रेंज, हाँ, सर्वाइवल किसी बैक्टीरिया की नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में, थर्मल मींस टेम्परेचर से रिलेशन है, और नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में उनका सर्वाइवल हो, फ्लोरिश करे, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या बोलेंगे, उदाहरण के तौर पर यदि हम ग्राफिकली
ग्राफिकली देखा जाए, ये वाला एक्स एक्सिस पर हम टेम्परेचर रखें और वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का पॉपुलेशन देखें और टेम्परेचर के लिए हम यहाँ 0 से लेकर के 5, 10 या 10 के अंदर 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस तरीके हम 2 तरह के ग्राफ ड्रॉ करेंगे। एक बैक्टीरियल स्पीसीज है, उसका पॉपुलेशन, उसकी ग्रोथ 30 से 40, 30 और 40 30 और 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के बीच ऑप्टिमम फ्लोरिश करती है। और एक दूसरी बैक्टीरिया है जो 20 से लेकर के 50 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर में फ्लोरिश करता है, उसका ग्रोथ रेट ज्यादा है, तो ब्रॉड रेंज की। तो इस बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? यूरिक। और इस बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे? स्टीनोथर्म। यहां पर हमने स्नातक इस चीज को बताया कि स्टीनो और यूरी का मतलब क्या है, प्रीफिक्स है, और स्टीनोपेलाइगस का मतलब क्या हो गया? नैरो रेंज। पॉलन का टाइप जो होगा वह नैरो रेंज में वेरी करेगा, कांस्टेंट होगा, और यूरी में ब्रॉड रेंज, पॉलन का जो वेरिएशन होगा वो काफी ज्यादा होगा। तो दोनों का एप्लीकेशन किस सेंस में होता है? यूनिपेलाइनस टेक्सान या यूनिपेलाइनस पॉलन, टेक्सान की जगह पर हम पॉलन भी कह सकते हैं। ये टेक्सान है, हम यदि किसी फैमिली या जनरल स्पीसीज की बात करें तो यहाँ पे टेक्सान शब्द दिया जाता है, और यदि हम यूनिपेलाइनस पॉलन भी कह सकते हैं। टेक्सान की जगह पर यूनिपेलाइनस पॉलन भी कह सकते हैं। तो यूनिपेलाइनस पॉलन का क्या टैक्सोनॉमिक वैल्यू है? ऐसे पॉलन ग्रेन जिनमें ज्यादा विविधता नहीं होगी, वह किसी फैमिली का कैरेक्टर हो सकता है। उदाहरण के तौर पर कहा जाए कि गाइनोबेसिक स्टाइल, गाइनोबेसिक स्टाइल किस फैमिली में होती है? लेविएटी। लेविएटी में गाइनोबेसिक स्टाइल मिलती है। हम कहें गाइनोस्टीजियम कहां पे मिलता है? एस्लीपीडिएसी में मिलता है, ठीक है। तो एस्लीपीडिएसी के जितने भी पौधे होंगे सब में गाइनोस्टीजियम मिलेगा। लेविएटी के फैमिली जितने पौधे होंगे उनमें वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस मिलेगा, ठीक है। तो वर्टिसिलास्टर का मतलब लेविएटी, गाइनोस्टीजियम का मतलब एस्लीपीडिएसी, यहां इकाइनेट का मतलब मालवेसी। तो जो फैमिली लेवल पर हम डिमार्केशन कर सकते हैं किसके द्वारा? यूनिपेलाइनस पॉलन। यदि पॉलन में ज्यादा वेरिएशन नहीं है तो इसका मतलब जो पॉलन का कैरेक्टर है वही उस फैमिली का कैरेक्टर है। नहीं समझ रहे? यदि पॉलन ग्रेन में ज्यादा वेरिएशन नहीं है तो इसका मतलब जो पॉलन का कैरेक्टर है हम कह सकते हैं वो कैरेक्टर उस फैमिली का है। किसी फैमिली को हम कई की कैरेक्टर से आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें मार्फोलॉजिकल उसके मतलब इन्फ्लोरेसेंस हो सकता है या फ्लोरल कैरेक्टर, कोई भी हम प्लेसेंटा ले सकते हैं। तो यदि पॉलन के कैरेक्टर से हम आइडेंटिफाई करना चाहें तो यूनिपेलाइनस टेक्सान या यूनिपेलाइनस पॉलन के द्वारा हम उस फैमिली को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर इकाइनेट पॉलन है तो मालवेसी का हो सकता है। देखने होंगे और भी कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, खाली एक कैरेक्टर से हम नहीं कह सकते, लेकिन हो सकता है। उसके कॉन्ट्रास्ट में यूनिपेलाइनस पॉलन का क्या यूज है? यूनिपेलाइनस पॉलन चूंकि वेरिएबल टाइप के होते हैं, प्लांट टू प्लांट वेरी करता है, तो यूनिपेलाइनस पॉलन से हम जनरा और स्पीसीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा? यूनिपेलाइनस पॉलन से एक फैमिली के अंदर कई जनरा है, कई स्पीसीज है, और यदि वह वेरिएबल करता, पॉलन ग्रेन का मॉर्फोलॉजी वेरी करता है, जीनस टू जीनस, स्पीसीज टू स्पीसीज,
तो हम यूनिपेलाइनस पॉलन से उस फैमिली के डिफरेंट जेनरा और स्पीसीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते? क्योंकि वह प्लांट टू प्लांट वेरी कर रहा है। दूसरी भाषा में हम क्या कर सकते हैं इसी चीज को दूसरी भाषा में? ये बताइए, फैमिली एक तरफ है, जनरा और स्पीसीज दूसरी तरफ है। कौन हायर लेवल का टैक्सॉन है? फैमिली। और कौन लोअर लेवल का है? जनरा और स्पीसीज। तो दूसरी भाषा में हम क्या कर सकते हैं? यूनिपेलाइनस पॉलन से हम हायर टैक्सॉन को डिमार्केट कर सकते हैं, हायर टैक्सॉन को डिमार्केट कर सकते हैं। और यूनिपेलाइनस पॉलन से हम लोअर रैंक के टैक्सॉन को डिमार्केट कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है जो आखिरी बात मैं बता रहा हूं? क्योंकि ये सवाल कंपटीशन में पूछा जाता है इसी भाषा में और बच्चे एकदम से कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले बात तुमको टैक्सॉन का ही मतलब नहीं पता होता, टैक्सॉन है क्या, उसके बाद उसमें तड़का लग जाता है, यूरिपेलाइनस और स्टीरियोपेलाइनस का तड़का लग जाता है, फिर लग जाता है लोअर रैंक हायर रैंक, तो तिकड़ी हो जाती है, क्लीन बोल्ड हो जाता है। तो यूनिपेलाइनस या स्टीरियोपेलाइनस पॉलन से हम टैक्सोनॉमी में हायर रैंक मतलब हम फैमिली के कैरेक्टर को डिसाइड कर सकते हैं, हो सकता है किसी आर्डर के कैरेक्टर को भी डिसाइड कर सकते हैं। और यूनिपेलाइनस पॉलन के मदद से हम किसी पर्टिकुलर फैमिली में डिफरेंट जनरा और स्पीसीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस फैमिली में जितने भी जनरा और स्पीसीज हैं उसमें पॉलन वेरी कर रहा है। क्लियर? ये इसका एप्लीकेशन है। सर ऐसा होता है क्या ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है? ये नहीं, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, जो एक ही फैमिली डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीनस में जो फॉरेन ब्रेड का डिस्ट्रीब्यूशन है, दे मे बी evolutionally that is the geographical isolations. वेरिएशंस जो होते हैं, कुछ फैमिली है वह बहुत ही डाइवर्स नेचर है, उसमें बहुत ही विविधता है, न केवल उसके मार्फोलॉजी में बल्कि उसके डिस्ट्रीब्यूशन में। कॉस्मोपॉलिटन है। कॉस्मोपॉलिटन मतलब वो प्लेन्स में भी मिलेगा, हिल में भी मिलेगा, डेजर्ट में भी मिलेगा, वैली में भी मिलेगा, हर जगह मिलेगा, बर्फ में भी मिलेगा, रेगिस्तान में भी मिलेगा, हर जगह मिलेगा। और कुछ है स्पेसिफिक हैबिटेट पे मिलते हैं, तो उनका एडॉप्टेशन उस एडॉप्टेशन से रिलेटेड वो कॉस्मोपॉलिटन है, तो उसकी वेरिएशन हैबिटेट के टर्म में कहा जाए तो वो काफी डाइवर्स। उसी तरीके से मार्फोलॉजी में तो कंपोजिटी एक फैमिली है जो मोस्ट डाइवर्स फैमिली है, मोस्ट डाइवर्स फैमिली। आर्किडेसी है, उसमें भी बहुत सारी डाइवर्सिटी है, तो किसी में फ्लोरल डाइवर्सिटी, किसी में पॉलन डाइवर्सिटी, तो अलग अलग टैक्सॉन की अलग अलग विशेषता है और वह नेचर की इंजीनियरिंग है। और निश्चित है वो चीजें ऐसी हैं तो उसमें इवोल्यूशन भी है, उसमें एडॉप्टेशन भी है, ये तो एक कॉमन प्रिंसिपल है, उसमें सिलेक्शन भी है। एक क्वेश्चन, हाँ, ये यूनिपेलाइनस जो पॉलन है एडवांस कैरेक्टर है कि इन दोनों के? इसको हम प्रिमिटिव और एडवांस हम नहीं कर सकते। ये प्रिमिटिव और एडवांस हम यूनी और स्टीनो और यूरी को हम नहीं कर सकते। नहीं, फैमिली के बेसिस नहीं, फैमिली के बेसिस पे एक फिनोमेना है फाइटोजियोग्राफी का, हेटेरोबाइथेमी, नाम सुना है? सुना है किसी ने? सुना हेटेरोबाइथेमी। यदि हम किसी फैमिली को देखें तो उसमें हो सकता है कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स हो, कुछ कैरेक्टर प्रिमिटिव हो, कुछ कैरेक्टर एडवांस हो। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हम प्रिमिटिव कैरेक्टर और एडवांस कैरेक्टर को ध्यान में रख करके उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। फाइलोजेनेटिक सिस्टम में उसमें इवोल्यूशनरी टेंडेंसी क्या रहेगा, कौन सी फैमिली प्रिमिटिव है, उसमें कौन कौन से कैरेक्टर प्रिमिटिव हैं, कौन कौन से कैरेक्टर एडवांस हैं। तो जिसमें प्रिमिटिव कैरेक्टर्स होते हैं उसको हम प्रिमिटिव फैमिली मानते हैं, जिसमें एडवांस कैरेक्टर होते हैं उनको एडवांस फैमिली मानते हैं। लेकिन कुछ फैमिली ऐसी हैं या बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनमें कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर। थोड़ा सा लेक्चर डाइवर्ट कर जाएगा दूसरी दिशा में, हमारे पास टाइम का लिमिटेशन है, लेकिन हम एक उदाहरण से इसको स्पष्ट करना चाहते हैं। जैसे यदि फ्लावर में
फ्लोरल पार्ट की संख्या इनडेफिनिट हो, मतलब सेपल, पेटल, स्टेमेन, कार्पल की संख्या इनडेफिनिट हो, तो कैरेक्टर कैसा माना जाता है? प्रिमिटिव। और उनकी संख्या डेफिनिट, काउंटेबल हो, तो माना जाता है एडवांस। यदि फ्लोरल पार्ट फ्री का मतलब पॉलीसेपलस, पॉलीपेटलस, सेपल फ्री है, पेटल फ्री, पॉलीएंड्रस, स्टेमन फ्री है, एपोकार्पस, कार्पल फ्री, उनमें फ्यूजन है, उसको माना जाता है प्रिमिटिव कैरेक्टर। और एक फ्यूजन है, गैमोसेपलस, गैमोपेटलस, सिनएंड्रस, सिनकार्पस, उनमें फ्यूजन, उसको एडवांस माना जाता है। कोई ऐसा फ्लावर हो जिसमें कार्पेल की संख्या डेफिनिट हो, सपोज करो 2 कार्पेल हो या 5 कार्पेल हो, और उनमें फ्यूजन भी हो, तो नंबर ऑफ कार्पेल 2, दे आर सिनकार्पस। वहीं दूसरी जगह पे नंबर ऑफ स्टेमन्स इनडेफिनिट, नंबर ऑफ स्टेमन्स इनडेफिनिट और फ्री, तो यहां कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर, पौधा एक है, फूल उसी का है, एक फूल का हिस्सा एडवांस कैरेक्टर शो कर रहा है, दूसरा हिस्सा प्रिमिटिव कैरेक्टर शो कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि इवोल्यूशन का प्रिंसिपल, सर्टेन प्रिंसिपल, और उसमें से एक प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, उसमें यदि इवोल्यूशन का रेट देखा जाए तो कोई ऑर्गन हो सकता है जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में इवोल्यूशन कर रहा हो, आगे की तरफ। कोई ऑर्गन हो सकता है जिसमें पर्टिकुलर टाइम पे कोई चेंजेस न हो रहा हो, स्टेशनरी, और हो सकता है कोई ऑर्गन हो उसमें रेट्रोग्रेडिंग, बैकवर्ड इवोल्यूशन होगा। तो इस नाते एक हेटेरोटेक्सचर आता है, आइसोटेक्सचर नहीं आता। तो कुछ ग्रुप्स ऐसे होती हैं फैमिली के कि जिसमें मिक्सचर होता है प्रिमिटिव और एडवांस का, उसको हेटेरोपैथी कहा। तो ये चीजें थोड़ा सा फाइटोजेनेटिक की अलग है। हम ये कहना चाहते हैं जो पॉलन का वेरिएशन है टैक्सोनॉमी में, इसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए, टैक्सोनॉमी है क्या चीज? कैरेक्टर के आधार पर हम चीजों को देखते हैं और उसके मॉर्फोलॉजी, उसके कैरेक्टर के आधार पर हम चीजों को पहचानते हैं, और एक जैसे कैरेक्टर वाले को एक साथ रखते हैं, दूसरे जैसे कैरेक्टर वाले को दूसरे जगह रखते हैं, उसको क्लासिफाई करते हैं। और यदि हमको वेरिएशन मिलता है तो क्लासिफिकेशन हमारे लिए करना और आसान हो जाता है। तो यदि यूरिपेलाइनस पॉलन है किसी टेक्सान में, तो वह लोअर लेवल के टेक्सान को, जीनस और स्पीसीज को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, और यदि कांस्टेंट टाइप है तो हायर लेवल के टेक्सान को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। इसके कुछ एग्जाम्पल भी हम बताते हैं। और अभी तो हमने फाइटोलैका का एक एग्जाम्पल दिया था, फाइटोलैका और इविनिया, दो जेनरा, दोनों के पॉलन में क्या वेरिएशन। इसी तरीके से रिक्लासिफिकेशन का भी एग्जाम्पल है। मालवेसी, मालवेसी में एग्जाइम की स्कल्पचरिंग कैसी होती है? एग्जाइम की स्कल्पचरिंग कैसी होती है? इकाइनिक। और यह स्टीनोपेलाइनस टेक्सान, मालवेसी, स्कल्पचरिंग सब में एक जैसी होती है। इसी में मालवेसी में कई ट्राइब पुराने क्लासिफिकेशन में थे। एक ट्राइब मालवेसी का ट्राइब है। ट्राइब किसके बीच का लेवल होता है? फैमिली और जीनस के बीच का, फैमिली और जीनस के बीच का ट्राइब। और वह ट्राइब बॉम्बेसी, बॉम्बेसी, और इसका जो जनरा है बॉम्बेसी ट्राइब का, बॉम्बैक्सिम्बा, सेमल का पौधा, ठीक है।
सिमल के फूल लाल लाल के होते हैं, सब लोग पहचानते हैं ना। Yes, sir. बॉम्बे सिब्बा, बॉम्बे सिब्बा पहले जब प्लेनोलॉजिकल स्टडी नहीं हुआ था तो बॉम्बे सिब्बा को मालवेसी फैमिली में बॉम्बेसी ट्राइब के अंदर रखा गया। लेकिन जब बॉम्बे सिब्बा का पॉलन ग्रेन की स्कल्पचरिंग देखा गया तो बॉम्बे सिब्बा में पॉलन ग्रेन पर इस तरीके के स्कल्पचरिंग थी। उनको क्या नाम देंगे तुम लोग बताना, क्या नाम है? बेटी। तो पैलेंटोलॉजिकल डेटा क्या बताता है? बॉम्बे सिब्बा का स्थान मालवेसी के अंदर नहीं होना चाहिए और फिर मालवेसी से हटा करके इस ट्राइब को, बॉम्बेसी ट्राइब को अपग्रेड कर दिया गया, फैमिली का लेवल दे दिया गया और फैमिली का नाम पड़ गया बॉम्बेसी। बॉम्बेसी। तो इस तरीके से एक एग्जाम्पल हमने बताया कि जो क्लासिफिकेशन है, एग्जिस्टिंग क्लासिफिकेशन, उसमें जो प्लेनोलॉजिकल डाटा है, फाइटोकेमिकल डाटा है, साइटोलॉजिकल डाटा है, एनाटॉमिकल डाटा है, उसके आधार पर हम क्लासिफिकेशन को रीइवैल्यूएट करते हैं कि किसी भी जनरा और स्पीसीज का पोजीशन कहां पर होना चाहिए। ये फैमिली का रैंक मिल गया इसको, रेटिकुलेट फॉर्म। एक हम एग्जांपल देते हैं इवोल्यूशन से रिलेटेड। अभी इवोल्यूशन की चर्चा हो रही थी। अपर्चर के नंबर के आधार पर, ऐसे तो नंबर के आधार पर कई तरीके के फॉलन हैं, लेकिन दो मेजर कैटेगरी है नंबर के आधार पे। एक को हम बोलते हैं यूनी अपर्चुरेट, यूनी अपर्चुरेट फॉलन, और एक को बोलते हैं हम ट्राई अपर्चुरेट फॉलन। नाम से क्लियर है, यूनी अपर्चुरेट में कितने अपर्चर होंगे? सिंगल। और ट्राई अपर्चुरेट में 3। और ये संभावना हो सकती है ये ट्राई अपर्चुरेट में तीनों अपर्चर फ्री हो, एक संभावना हो सकती है ट्राई अपर्चुरेट में तीनों अपर्चर फ्री हो, या ऐसा भी हो सकता है कि ट्राई अपर्चुरेट में तीनों अपर्चर आपस में जुड़े हुए कुछ इस तरीके से। समझ में आता है? तीन अपर्चर है, तीनों कैसे इलॉन्गेटेड, और यहां पर यदि वॉल डिसॉल्व हो जाए तो तीनों जुड़ जाएंगे ना, ऐसे हो जाएंगे। समझ में आता है? 3 अपर्चर तो ट्राई अपर्चुरेट, और यह है यूनी अपर्चुरेट। अब यूनी अपर्चुरेट में भी 2 तरीके का पोजीशन हो गया। यदि हम नीचे को मान लें प्रॉक्सिमल, नीचे को क्या मान लें? पीपी, पीपी का मतलब प्रॉक्सिमल, और ऊपर को हम मान लें डिस्टल। डिस्टल सिंगल अपर्चर हो, और वह सिंगल अपर्चर हो सकता है सर्कुलर भी हो सकता है, इलॉन्गेटेड भी हो सकता है, लेकिन उसका लोकेशन
प्रॉक्सिमल पोल पे, तो हम यहां पर बना देते हैं। ठीक, यहां पर वह सिंगल अपर्चर डिस्टल पोल पे है। तो यूनिअपर्चुलेट पॉलन में सिंगल अपर्चर होगा या तो प्रॉक्सिमल पोल पर या तो डिस्टल पोल। यह डिफरेंट प्लांट ग्रुप को देखा जाए और पोजीशन के आधार पर उनको इवोल्यूशनरी कोरिलेट किया जाए तो देखने को क्या मिलता है, यूनिअपर्चुलेट प्रॉक्सिमल पोल पर पाया जाता है टेरिडोफाइट्स में some monocots and in primitive gymnosperm और डिस्टल पोल पे in most of the flowering plants, in most of the flowering plants. इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं इवोल्यूशन के रूप में? एंजियोस्पर्म में मोनोकाट और दो डाइकॉट, दो मेजर ग्रुप, मोनोकाट और डाइकॉट। यदि पॉलन का अपर्चर का नंबर और पोजीशन देखा जाए तो मोनोकॉट, जो कुछ मोनोकॉट्स हैं उनमें यूनिअपर्चुलेट पॉलन है और वह यूनिअपर्चुलेट पॉलन प्रॉक्सिमल पोल पर है। और इस तरीके का पॉलन या माइक्रोस्पोर प्रीडोमिनेटली किसमें पाया जाता है? टेरिडोफाइट्स में। इस तरीके का माइक्रोस्पोर, इस तरीके के अपर्चर का माइक्रोस्पोर प्रीडोमिनेटली टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है। हम एंजियोस्पर्म की बात करें तो इस तरीके का पॉलन ग्रेन कुछ मोनोकाट्स में पाए जाते हैं। ठीक, तो हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं? मोनोकॉट आर मच प्रिमिटिव देन डाइकॉट because they show similarity with pteridophyte in terms of pollen aperture. समझ में आया? इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं। हाँ, तो हम फाइलोजेनेटिक सिस्टम में कुछ टैक्सोनॉमिस्ट है, बोलते हैं डाइकॉट पहले बने, मोनोकॉट बाद में बने, मोनोकॉट एडवांस है। जबकि जो दूसरी हाइपोथेसिस है उल्टी है, वो कहती है पहले मोनोकॉट बने बाद में डाइकॉट बने। और उनके दोनों के फेवर में पॉइंट्स हैं, तो ये वाला पॉइंट किनके फेवर में कि मोनोकॉट इज प्रिमिटिव देन डाइकॉट बिकॉज मोनोकॉट है यूनिअपर्चुलेट pollen having aperture at proximal pole, and such type of pollen is predominantly found in pteridophytes and primitive gymnosperm also. और इस तरीके का जो अपर्चर होगा जो डिस्टल पोल पर बाकी फ्लावरिंग प्लांट्स में होगा वो एडवांस्ड है। और ट्राइअपर्चुलेट पॉलन इन मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये कुछ पॉइंट है पॉलन मॉर्फोलॉजी का जिनका एप्लीकेशन टैक्सोनॉमी में होता है। और पॉलन मॉर्फोलॉजी को पढ़ने में जैसे हम लोग फ्लोरल फार्मूला नहीं लिखते हैं, फ्लोरल फार्मूला कि किसी भी प्लांट के फ्लावर में डिफरेंट फ्लोरल पार्ट का नंबर क्या है और उनका अरेंजमेंट क्या है फ्लोरल डायग्राम में, उस हिसाब से हम एक फार्मूला लिखते हैं। एनपीसी सिस्टम में
हम पॉलन का फार्मूला भी लिखते हैं और हर फार्मूले का एक मतलब होता है, ठीक है। हम कुछ टाइम है तो थोड़ा सा हम उसको डिस्कस करते हैं। तो इस पॉलन को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अपर्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ट्राई कॉम्प्लीट। तो नंबर कितना है? 3। पोजीशन कहां पर है? इक्वेटर। और शेप कैसा है उसका? कैरेक्टर कैसा है? इलॉन्गेटेड। तो यदि संख्या अपर्चर की 3 तो नंबर वाले कॉलम में आता है N4। तुम लोग कहोगे कि संख्या 3 है, N4 क्यों आ रहा है? ठीक है, क्योंकि जब हम एनपीसी सिस्टम, हमने एनपीसी सिस्टम बताया नहीं, एक्चुअली में हमने आयुर्मान का क्लासिफिकेशन बताया पॉलन का। लेकिन एनपीसी सिस्टम में देखा जाए तो हर नंबर, हर पोजीशन और हर कैरेक्टर के लिए कोड दिया जाता है, कोड। तो वहां पर ठीक है, N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6। यदि अपर्चर कोई नहीं है तो उसके N0 है तो क्या होगा? N3। यहाँ पे N3 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से पोजीशन के लिए भी कोड है, E0, E1, E2, E3, E4, E5 and so on। और पोजीशन का मतलब यह है कि वो प्रॉक्सिमल पोल पे है तो एक कोड दिया जाएगा, डिस्टल पोल पे है तो दूसरा कोड दिया जाएगा, इक्वेटर पर है तो अभी हम आयुष्मान का देखे थे तो कितने कैटेगरी आए थे? 8। तुम लोग काउंट कर लेना, कुल 8 कैटेगरीज आई थी। तो ये P1 की कोडिंग कितनी हो जाएगी? 8 तरीके की पोजीशंस हो जाएगी। यदि अपर्चर है ही नहीं तो 0, पोजीशन का कोई मतलब नहीं, अपर्चर नहीं है तो उनका पोजीशन 0 हो गया। उसके बाद P1 से लेकर के P8 तक, P1 से लेकर के P8 तक हमारे पास वो डायग्राम नहीं है। इस तरीके का जो है हमारे ख्याल से मोनोलिथ, सल्केट, हाइलेट, साइलेट, कॉल्पेट 5वां नंबर पे है ना, जो हमने आज के लेक्चर में पहला चार्ट बनाया था। इस तरीके का 5वें नंबर पे है ना, 5वें नंबर के बॉक्स में पोजीशन क्या होगा? P5। समझ में आया? P5 और C। हर शेप के लिए अलग अलग कोड है। सिंपल कोड कोरेट है, इलॉन्गेटेड सिंपल है तो कॉल्पेट है, कंपाउंड कोर है तो कोरोरेट है, काल्पोकोरेट है। तो अलग अलग के लिए अलग अलग टेक्निकल टर्म्स है। तो यदि सपोज करो उस टेबल में, उस इंडेक्स में यदि इलॉन्गेटेड अपर्चर है और उनके लिए कैरेक्टर, उसके शेप का कोड 1, इलॉन्गेटेड अपर्चर के लिए कोड क्या कहेगा? C1। तो यहां पर फार्मूला क्या हो जाएगा? N3P5C1। अब इस चीज को ढक लेंगे, इस चीज को ढक लें और तुम लोगों से कहे इमेजिन करो पॉलन कैसा होगा। इमेजिन कर सकते हो ना? N का मतलब 3, यानी कि 3 4 होंगे।
पोजीशन 5, अब वो टेबल याद होना चाहिए। 5 नंबर पर कौन सा शेप आ रहा है? इलोंगेटेड है और इक्वेटर पर है, इलोंगेटेड है और इक्वेटर है। तो एक इस तरीके का शेप हो गया। तो इस तरीके से एनपीसी सिस्टम में पॉलिन फार्मूला भी दिया जाता है। तो हमको पॉलिन फार्मूला दिया रहे तो हम डायग्राम बना सकते हैं पॉलिन का, और डायग्राम दिया रहे पॉलिन का तो हम पॉलिन फार्मूला लिख सकते हैं। यह इसका एक एप्लीकेशन, ठीक है। और कुछ पॉलिन के हम एप्लीकेशन बताते हैं, अभी 5-10 मिनट टाइम है। टेक्सोनॉमी के अलावा पॉलिन ग्रेन की जो एग्जाइम होती है स्पोरोपोलिन की बनी, और हाँ, स्पोरोपोलिन जो होता है वो बहुत ही टफ मटेरियल होता है, बैक्टीरियल और फंगल डिसइंटीग्रेशन। और प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन में जो भी फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल में पॉलिन ग्रेन्स भी मिलते हैं, चाहे वो क्रूड ऑयल हो चाहे कोल ब्लॉक्स हो, तो वहां पे पॉलिन ग्रेन्स भी मिलते हैं। और आप लोगों को पता होगा कि जो फॉसिलाइजेशन है खास करके फॉसिल फ्यूल का, उसमें टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म का कंपोनेंट सबसे ज्यादा है। जो कोल ब्लॉक्स और क्रूड ऑयल्स हमारे अर्थ क्रस्ट के नीचे दबे हुए हैं, पड़े हुए हैं, वो किन तरीके के पौधों से बने हुए हैं? मोस्टली टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म। और टेरिडोफाइट साइलूरियन एरा में, जिम्नोस्पर्म जब जुरासिक पीरियड था, मेसोजोइक एरा में वो डोमिनेट करते थे। और जुरासिक का जो 3rd पीरियड था, ट्राइएसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस, तो वहां से एंजियोस्पर्म की ओरिजिन शुरू हुई, ठीक है। तो कुछ खास तरीके के पॉलन हमको फॉसिल फ्यूल में मिलते हैं। उनका एक रिकॉर्ड है, उनका एक बैंक है, पॉलन बैंक है, कि फला जगह कोल बेड मिला था तो उसमें इस तरीके के पॉलन ग्रेन कोल के अंदर मिले, फला जगह से क्रूड ऑयल का रिजर्व मिला था तो उससे हम आइसोलेट किए, फला टाइप के पॉलन ग्रेन्स मिले। तो यदि हम उसका एक रिकॉर्ड हमारे पास पॉलन बैंक का कि कोयले में किस तरीके के पॉलन मिल रहे हैं, कुछ खास टाइप के, क्रूड ऑयल में कैसे मिल रहे हैं कुछ खास टाइप के। तो यदि हमको कहीं पे माइनिंग करनी है, हमको खोज करनी है कि कहीं पे कोयला है कि नहीं, कच्चा तेल है कहीं धरती के अंदर, तो जब हम ड्रिलिंग करेंगे, अर्थ की ड्रिलिंग करेंगे और डीप क्रस्ट में हम जाएंगे, तो यदि उस तरीके के पॉलन हमको मिलना शुरू हो गए, जैसा कि कोयले में या कच्चे तेल में मिलते हैं, उन तरीके का पॉलन रिकॉर्ड हमको अर्थ क्रस्ट के नीचे मिलने लगा, तो संभावना बढ़ जाती है कि हम और ड्रिलिंग करें तो हो सकता है वहां पे कोयला या कच्चा तेल हमको मिले। तो माइनिंग में भी पेलाजोलॉजी की बहुत ही इंपॉर्टेंस है माइनिंग में। इसके अलावा हम क्लाइमेट का भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं पेलाजोलॉजी से। क्लाइमेट का कैसे? कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो एवरग्रीन होते हैं, और एवरग्रीन प्लांट जो होते हैं कैसे क्लाइमेट में होते हैं? हॉट एंड ह्यूमिड, जहां पर सालों साल बारिश हो और तापमान ऊंचा बना रहे, तो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, मॉइस्ट क्लाइमेट। तो उस तरीके के पॉलन ग्रेन्स, उन पौधों का पॉलन ग्रेन जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में पौधे होते हैं, उनका रिकॉर्ड है। और दूसरी तरफ ऐसे पौधों के पॉलन के रिकॉर्ड्स जो ड्राई प्लेसेस पे मिलते हो, डेजर्ट्स में मिलते हैं, ऐसे पौधे, उनके पॉलन के रिकॉर्ड। दो डेजर्ट या ड्राई प्लेसेस में प्लांट ग्रो करते हैं, उनके पॉलन का रिकॉर्ड हमारे पास है। और किसी पर्टिकुलर प्लेस पे हम ड्रिलिंग करते हैं, और ड्रिलिंग करने के बाद अलग अलग स्टेटा पे पॉलन जो मिलेंगे हमको मिट्टी में, उनको हम अलग अलग रखते जाएं। देखें क्या जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं पॉलन में कुछ वेरिएशन हो रहा है। तो ऐसे रिकॉर्ड्स मिले हैं कि सेम प्लेस पे जब हम अंदर जाते हैं तो कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि पहले ऐसे पॉलन मिलते हैं जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन प्लांट के पॉलन, फिर और नीचे गए तो
ड्राई या डेजर्ट प्लांट के पॉलन है। तो इसका मतलब क्या कि यदि नीचे का सबस्ट्रेटम डेजर्ट प्लांट के पॉलन से है तो इसका मतलब अब उसका हम हाफ लाइफ टाइम निकाल लें। हाफ लाइफ टाइम उस फसिल पॉलन का हाफ लाइफ टाइम की कितना साल पुराना है। ठीक, मान लो 200 फीट गहराई पे एक पॉलन मिला और उसका हाफ लाइफ टाइम निकालने की कितना साल पुराना है, और 200 फीट से और ऊपर आ जाओ, 100 फीट पे पॉलन मिला या 150 फीट पे पॉलन मिला, उसका हाफ लाइफ टाइम निकालने को कितना पुराना है और वो किस तरीके का है, ट्रॉपिकल है या डेजर्ट का है। तो जो 200 फीट पे मिला था, सपोज कर लो फॉर एग्जांपल, जो 200 फीट पे मिला था पॉलन ग्रेन, वो डेजर्ट वाले प्लांट का था, ड्राई प्लांट का था, और हाफ लाइफ टाइम में उसकी एज काफी पुरानी आंकी गई। तो इसका मतलब उतने 100 साल पहले वही जगह का क्लाइमेट कैसा था, ड्राई था, लेकिन बाद में क्लाइमेट चेंज हो गया, बाद में क्लाइमेट चेंज हो गया तो वहां का क्लाइमेट कैसा हो गया, वेट, और उसी जगह पे फिर किस तरीके के पौधे ग्रो करने लगे, ट्रॉपिकल, और उनका पॉलन ऊपरी सतह पे मिला। तो सेम प्लेस पे क्लाइमेट चेंज हुआ, किसने देखा, हमने देखा, नहीं देखा, साइंस ने देखा, उसकी ड्रिलिंग की गई, पॉलन का टाइप देखा गया, उसका हाफ लाइफ टाइम देखा गया, और सेम प्लेस पे अलग अलग डेप्थ पे पॉलन टाइप वेरी कर रहा है, और वो ट्रॉपिकल प्लांट का है या डेजर्ट प्लांट का है, उसके आधार पर और हाफ लाइफ टाइम के आधार पर हम कंक्लूजन निकालते हैं कि पास्ट टाइम में वहां क्लाइमेट कैसा था, बाद में क्लाइमेट कैसा हुआ, और आज के दिन में क्लाइमेट कैसा है। तो क्लाइमेटोलॉजी में भी पॉलन का इंपॉर्टेंस है, समझ में आया? तो पॉलन का बहुत इंपॉर्टेंस है, टैक्सोनॉमी में तो है ही। वो कोई क्वेरी?